Hello everyone, welcome to the class. My name is Gauri Kasat and today we will start with the Code of Civil Procedure 1908. First we will start with the history. हम ज़्यादा history नहीं लेंगे, बस basic आपको एक idea आ जाए वैसे history लेके we will start with the sections. Okay, let's start. This act may be cited as the Code of Civil Procedure 1908, enactment date 21st March 1908, and it shall come into force on the first day of January 1909, commencement date 1st January 1909. तो ये दो डेट्स याद रखनी है आपको. इनैक्टमेंट कब हुआ था? 21st मार्च 1908 एंड कमेंसमेंट कब हुआ था? 1st जनवरी 1909. ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है. The Code of Civil Procedure 1908 is a procedural law and not a substantive law. तो क्या डिफरेंस है प्रोसीजर लॉ एंड सब्सटैंशिव में? Procedural law basically provides the procedures and substantive law creates or takes away rights and liabilities. CPC and CRPC are the procedural law and IPC and Transfer of Property Act are substantive law. CPC और CRPC procedure provide करते हैं. Okay. This act have been amended from time to time to meet the changing need of the society. This act amended in the year 1976, 1999 and recently in 2002. अब हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड. This act may be cited as the Code of Civil Procedure 1908. It shall come into force on the first day of January 1909. ये दोनों अपन हिस्ट्री में देख चुके हैं, राइट. थर्ड पॉइंट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द, यहाँ पे पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था जो अब हट चुका है, एंड द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, provided that the state government concerned may, by notification in the official gazette, extend the provision of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification. इसमें बस इतना दिया है कि अगर नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उनके स्टेट में अप्लाई कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. बस इतना ही ये सेक्शन में दिया है. अब हम देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस. डेफिनेशंस वैसे बेयर एक्ट में 20 डेफिनेशंस दिए हैं, पर हम पूरी कवर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशन आपको बस रीड करके भी समझ जाएगी. मैं बस जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कवर करूँगी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कोड. कोड इंक्लूड्स रूल्स. सिंपल है, कोड इंक्लूड्स रूल्स. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिक्री. ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी. डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मतलब क्या? फैसला और निर्णय. तो जो भी कोर्ट का एडजुडिकेशन रहेगा वो कोर्ट फॉर्मली एक्सप्रेस करेगा. सपोज मैं कोर्ट को कोई रिलीफ मांग रही हूँ तो कोर्ट एक तो एक्सेप्ट करेगा और या उसको डिनाई करेगा, वॉट एवर इट मे बी, पर वो कोर्ट ने फॉर्मली एक्सप्रेस करना चाहिए. कोर्ट डायरेक्टली ओरली नहीं बोलेगा मुझे ये एक्सेप्ट है या मुझे ये डिनाई. वो फॉर्मली एक्सप्रेस करेगा. एडजुडिकेशन मतलब उसका मीनिंग है डिक्री, और उस एडजुडिकेशन में वो पार्टीज़ के राइट्स डिटरमाइन करेगा विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन द कॉन्ट्रोवर्सिटी इन द सूट. डिक्री में बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल. डिक्री एक तो प्रिलिमिनरी हो सकती है और फाइनल हो सकती है. प्रिलिमिनरी मतलब क्या? जिस पे फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सकती है. उस सूट में डिक्री पास होने के बाद भी फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सकती है, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री. और फाइनल डिक्री मतलब क्या? मतलब मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया, इसके बाद कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी उस सूट में. दिस इज प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री. It shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144. मतलब डीम डिक्री में क्या इंक्लूड होंगे? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. मतलब सपोज मैं कोई प्लेंट फाइल कर रही हूँ कोर्ट में और वो किसी भी रीज़न के वजह से रिजेक्ट हो रहा है,
तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वो ऑर्डर को डिक्री माना जाएगा। और जो भी सेक्शन 144 के अंडर जो भी क्वेश्चन डिटरमाइन होगा, सेक्शन 144 क्या है, रेस्टिट्यूशन, और यू कैन से रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को भी अपन डिक्री मानेंगे। बट शॉल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। मतलब जो भी अपीलेबल ऑर्डर है, मतलब जिन ऑर्डर की अपील की जा सकती है, किसमें एक्सप्लेन किया है, जिन ऑर्डर की अपील की जा सकती है, सेक्शन 104 ऑफ CPC एंड ऑर्डर 43 रूल 1। जो भी ऐसे ऑर्डर है उनको डिक्री नहीं माना जा सकता है। और पॉइंट बी, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। जो भी ऑर्डर है डिसमिसल की, जो डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिसल हो रहा है, वो भी डिक्री नहीं मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन में, अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी वेदर फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी completely disposed ऑफ। इट इज़ अ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन completely disposes ऑफ द सूट। ये अपन ऊपर देख चुके हैं प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री। अब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जजमेंट देखेंगे। पहले हम डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट ये सब कवर करेंगे, फिर अपन वापस अपने पहले वाले सीक्वेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए इजी जाएगा, अपनी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और अ ऑर्डर। जो भी डिक्री दी है उस पर, जो भी डिक्री और ऑर्डर है उस पर जज रीज़न देता है, और वो जो रीज़न रहेगा वो जजमेंट रहेगा। जजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। जजमेंट, आप अपन जजमेंट पढ़ते हैं राइट, उसमें क्या रहता है, फैक्ट्स ऑफ द केस रहती है, इश्यूज़ रहते हैं, डिक्री रहती है, जो उस डिक्री का रीज़न रहता है। जजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन, और ऑर्डर डिक्री नहीं हो सकती। Decree, it defines in section 2 subsection 2. Order, it defines in section 2 subsection 14. Judgment, it defines in section 2 subsection 9. Order ascertains the right of the parties. Decree ascertains the right of the parties. Order may or may not ascertain the right of parties. Judgment includes decree, it provides the reason of the decree. ये अपन देख चुके हैं, डिक्री का रीज़न जजमेंट में आता है। देयर इज़ ओनली वन डिक्री इन अ सूट। एक सूट में एक ही डिक्री रहेगी। देयर कैन बी मेनी ऑर्डर्स इन अ सूट। देयर इज़ ओनली वन जजमेंट इन वन सूट। इट इज़ पास्ड इन अ सूट इनिशिएटेड बाय प्लेंट। इट कैन बी पास्ड इन अ सूट इनिशिएटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, एप्लीकेशन और अ पिटीशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिक्री इज़ पास्ड ओनली इन सिविल सूट एंड नॉट इन अ क्रिमिनल मैटर्स। क्लियर हुआ? डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। डिक्री पार्टीज़ के राइट्स डिफाइन करती है। ऑर्डर किसी पे भी हो सकता है। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन दे दिया कोर्ट को, तो कोर्ट उस पर ऑर्डर दे। और जजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 डिक्री होल्डर means any person whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. And judgment dater means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. सिंपल है, जिसके फेवर में डिक्री पास होती है वो डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में डिक्री होती है वो जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 डिक्री होल्डर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 judgment dater. Okay, now section 2 subsection 12 main profit. Main profit of a property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with the ordinary diligence have received therefrom, together with the interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession. मैं ये एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। सपोज़ एक लैंड है, उसका रियल ओनर ए है और बी के पास उसका रॉन्गफुल पोजीशन है।
तो जो भी उस लैंड से प्रॉफिट मिलेगा बी को, उस प्रॉफिट को मेन प्रॉफिट ऐसे कहा जाएगा। पर बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल प्रजेशन। पर अगर बी ने खुद के एक्सपेंस से अगर उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई बिल्डिंग बिल्ड की है वो लैंड पे और उस बिल्डिंग से उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो मेन प्रॉफिट नहीं कहलाया जाएगा। मेन प्रॉफिट सिर्फ उस लैंड से आने वाला प्रॉफिट ही कहला जाएगा और वो प्रॉफिट उसको ए को रिटर्न करना पड़ेगा। बट जो इंक्रीमेंट से जो प्रॉफिट होगा वो ए को रिटर्न करने की उसको ज़रूरत नहीं। Okay, that's it for today. We have covered all important definitions under section 2. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.